हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का संजीवनी सीरीज के अंदर। ये 10 मिनट की सीरीज जो है बच्चों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि इसी 10 मिनट के अंदर जो एक पूरा टॉपिक है वो हम लोग अपना क्लियर करते हुए चल रहे हैं। और मुझे पता है कि आज का जो ये फास्ट जो ट्रेंड चल रहा है, बच्चे जो हैं वो दौड़ते हुए चल रहे हैं, मतलब धीरे रफ्तार से तो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। तो उन बच्चों के लिए स्पेशली ये जो संजीवनी सीरीज है वो वास्तव में संजीवनी बूटी की तरह काम आती है। तो आज की सीरीज के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं एड्स के बारे में। और एड्स के बारे में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहली बात बच्चों कि एड्स जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों, इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगर आप लोग यहां पर देखोगे बच्चों तो ये शब्द आया है सिंड्रोम। कौन सा शब्द आया है बच्चों? एक शब्द यहां पर लिखा गया है सिंड्रोम। सिंड्रोम लिखा है, डिजीज नहीं लिखा है, कोई बीमारी नहीं लिखी है। क्यों बच्चों? क्योंकि सिंड्रोम का मतलब होता है ऐसी बीमारी जो एक साथ में मल्टीपल ऑर्गन्स को, जो एक साथ में बहुत सारे अंगों को प्रभावित करे, उसे कहा जाता है सिंड्रोम। तो सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? विच अफेक्ट्स मल्टीपल ऑर्गन्स, बहुत सारे अंगों को अगर एक साथ में प्रभावित करता है तो उसे कहा जाता है बच्चों सिंड्रोम। ध्यान रखना, ये अगर किसी भी बीमारी के आगे सिंड्रोम लिखा हुआ आता है तो उसका मतलब यही होता है। अब बात आती है कि एड्स अगर किसी को हो जाता है तो उससे कौन सा तंत्र जो है वो प्रभावित होता है बच्चों? तो ध्यान रखना, इसकी वजह से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो प्रभावित होती है। कौन सी इम्यूनिटी प्रभावित होती है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो प्रभावित होती है, जिसे हम लोग कह देते हैं कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षी तंत्र। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो अफेक्टेड होती है। सबसे पहली बार कहां देखने को मिला था? तो ध्यान रखना बच्चों, सबसे फर्स्ट केस जो था वो यूएसए के अंदर देखने को मिला था 1981 में। अगर हम लोग बात करें बच्चों यहां पर इंडिया की, कि इंडिया के अंदर फर्स्ट केस कब देखने को मिला था? 1956 के अंदर, 1986 के अंदर बच्चों चेन्नई के अंदर सबसे पहली बार इसका केस जो है वो देखने को मिला था। तो यहां तक ये तो हो गई बेसिक सी बात कि एड्स का मतलब क्या होता है। पहला केस जो है वो कहां पर देखने को मिला था और ये किसको प्रभावित करता है। तो तीनों ही बात जो है बच्चों वो अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि एड्स जो बीमारी है उसे फैलाता कौन है ना, उसका पैथोजन कौन सा होता है। तो ध्यान रखना बच्चों, एड्स का पैथोजन जो होगा, एड्स बीमारी का जो पैथोजन होता है वो होता है बच्चों HIV। पैथोजन का मतलब होता है रोगजनक। कौन जनक है इसका? कौन इस रोग को उत्पन्न करता है? तो HIV वायरस जो होता है वो इसे उत्पन्न करता है। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। देखो बच्चों, फुल फॉर्म जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार फुल फॉर्म के आधार पर भी क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि HIV का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हमने बोला ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो होता है वो इसका फुल फॉर्म होता है। देखो बच्चों, ये जो वायरस है ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। क्यों खतरनाक होता है? क्योंकि इसके अंदर जो जीनोम पाया जाता है, इसका जो जीनोम पाया जाता है वो होता है बच्चों RNA। क्या होता है इसका जीनोम? RNA होता है। ये अपने RNA को DNA के अंदर बदल देता है और होस्ट के यानी कि हमारे DNA के साथ में ले जा करके जोड़ देता है। और फिर उस DNA का जब रेप्लिकेशन होता है, उस DNA की जब कॉपीज बनती है तो नए वायरस जो है वो बन जाते हैं और हमारे पूरे ही शरीर के अंदर फैल जाते हैं। तो याद रखना है कि इसके पास में RNA को DNA में बदलने के लिए एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कौन सा एंजाइम होता है बच्चों? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। बात करते हैं कि ये जो HIV वायरस अभी हमने देखा, HIV वायरस जो है वो दिखता कैसा है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये देखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर हम लोग ये नहीं देखेंगे तो आगे वाली बात जो है वो समझ में नहीं आनी है बच्चों। तो ध्यान देना, यहाँ पर ये जो बनाया गया है ये स्ट्रक्चर है HIV वायरस का। तो अगर हम लोग सबसे पहले बाहर की तरफ देखें तो दो भित्ति जो होती है वो बाहर की तरफ पाई जाती है। उस भित्ति को क्या कहा जाता है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कहा जाता है ना। फॉस्फो और लिपिड
का बना हुआ है और 2 लेयर है, इसलिए बाइलेयर इसका नाम रख दिया गया है। अगर हम लोग इस बाइलेयर को देखें, 2 परतों को अगर हम लोग देखें तो इसके बीच बीच में कुछ इस प्रकार से बच्चों, कुछ इस प्रकार से यहां पर आपको संरचना जो है वो दिखाई देगी। ये क्या होता है, तो हम ध्यान रखना है कि ये क्या होता है बच्चों, ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है। क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जो इस भित्ति के अंदर की तरफ पाया जा रहा है डंडियों के रूप में, उसका नाम होता है GP41। और जो बाहर की तरफ यहां पर पाया जा रहा है गोला आकार में इस बाइलेयर के बाहर की तरफ, उसका नाम होता है GP120। ठीक है बच्चों। और आगे अगर हम लोग बात करें इस बाई लेयर के अंदर की तरफ, ये लाल रंग से जो मैंने बनाई है डॉट डॉट करके एक लेयर, इसे कहा जाता है मैट्रिक्स। इसके अंदर की तरफ बच्चों पाया जाता है कैप्सूल, और कैप्सूल के अंदर उपस्थित होता है जीनोम, यानी कि अनुवांशिक पदार्थ, जिसे हम लोग कह देते हैं। अगर हम लोग यहां पर देखें कि इसका जीनोम क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसका जीनोम जो होता है वो एकल रज्जुक आरएनए होता है, द्विरज्जुक आरएनए नहीं होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो होता है वो एचआईवी का जीनोम होता है। 2 सिंगल स्ट्रैंडेड, 2 एकल रज्जुक आरएनए जो होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। साथ ही साथ इसके कैप्सूल के अंदर, इसके संपुट के अंदर कुछ विशिष्ट एंजाइम जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। जैसे कि एंजाइम्स की अगर हम लोग बात करें, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पाया जाता है जो आरएनए को डीएनए में बदलेगा। इंटीग्रेज पाया जाता है जो डीएनए को ले जा करके होस्ट के डीएनए के साथ में इंटीग्रेट कर देता है, मतलब जोड़ देता है। प्रोटीएज मतलब इस एंजाइम को काम में लेकर के प्रोटीन का निर्माण करता है होस्ट की बॉडी में रह करके ही। तो ये 3 विशिष्ट प्रकार के एंजाइम जो होते हैं वो इसके कैप्सूल में उपस्थित होते हैं। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं कि अच्छा चलो, इसका स्ट्रक्चर तो इस तरीके का दिखाई देता है, पर इसका मोड ऑफ एक्शन कैसा होता है, किस प्रकार से ये अपनी क्रिया जो है वो कोशिका में करता है जाकर के। तो ध्यान रखना बच्चों, अगर हम लोग बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन की, यानी कि किस प्रकार से होस्ट के अंदर जाकर के अपना इन्फेक्शन फैलाता है, तो ध्यान रखना बच्चों, एचआईवी जो होता है वो ह्यूमंस को जाकर के जब अफेक्ट करता है तो मुख्य रूप से 3 कोशिकाएं जो है वो प्रभावित होती है। तीनों के नाम महत्वपूर्ण है। पहली कोशिका होती है मैक्रोफेज है ना। दूसरी होती है बेटा टी हेल्पर सेल, दूसरी कौन सी होती है, टी हेल्पर कोशिका होती है। और तीसरी होती है बच्चों डेंड्रिटिक सेल। अब आप लोगों के दिमाग में ये प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए कि इन्हीं 3 कोशिकाओं को जाकर के प्रभावित क्यों कर रही हैं, बाकी वाली कोशिकाओं ने क्या मतलब उनके पास में ऐसा क्या विशिष्ट पाया जा रहा है कि उनको जाकर के इफेक्ट नहीं कर रही है। तो बच्चों मैं आप लोगों को बोलूंगी कि इन 3 कोशिकाओं के पास में ऐसा कुछ विशिष्ट पाया जाता है जो दूसरी कोशिकाओं के पास में नहीं पाया जाता है। चलो देखते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले उदाहरण के तौर पे बात करें कि ये एक मैक्रोफेज है, ये कौन सा सेल है बेटा, ये मैक्रोफेज सेल है। नाम लिख देते हैं हम लोग इसका यहाँ पर, ये मैक्रोफेज सेल है। एचआईवी ने क्या किया, एचआईवी वायरस जो है वो इसके अंदर एंटर हो जाता है। जब एचआईवी वायरस अपना जीनोम इस मैक्रोफेज के अंदर डालता है, यानी कि ये यहाँ पर क्या डालेगा बच्चों, आरएनए डाल देगा, और आरएनए को ये किसके अंदर बदल देगा, ये बदल देगा डीएनए के अंदर। कैसे बदलेगा, तो हमने बात की थी कि इसके पास में विशिष्ट एंजाइम पाया जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, उसकी सहायता से ये इस डीएनए के अंदर बदल देता है। यहाँ पर मैक्रोफेज का न्यूक्लियस पाया जाता है, और इस न्यूक्लियस के पास में ऑफकोर्स इसका जीनोम तो होगा ही होगा। ये यहाँ पर जो ये डीएनए बना है, ये बच्चों जाकर के इसके अंदर इंटीग्रेट हो जाता है। कौन सा एंजाइम काम में लेते हैं, तो वही वायरस के पास में इंटीग्रेज एंजाइम जो है वो पाया जाता है। फिर क्या बच्चों, इस डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन होता है, कॉपीज बनती है, और बहुत सारे ऐसे वायरस जो है वो हमारी कोशिका के अंदर बन जाते हैं। प्रश्न यहां पर ये आता है कि ये एचआईवी वायरस जो है वो इसके अंदर कैसे एंटर हुआ, इसके ऊपर जाकर के कैसे चिपका। तो बच्चों ध्यान रखना कि जो ये मैक्रोफेज होता है इसके ऊपर ग्राही पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों, रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, या ग्राही इसके ऊपर उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, हम बोलेंगे ग्राही उपस्थित होते हैं। और जो एचआईवी था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि एचआईवी के बाहर की तरफ ये देखो बच्चों, यहाँ पर ये ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है जिसे हमने कहा था GP120। ये GP120 जो होते हैं वो यहां पर जाकर के जुड़ जाते हैं। क्या जुड़ जाते हैं बच्चों, इन्हीं एचआईवी के GP120 के ग्राही जो होते हैं वो यहां पर पाए जाते हैं। तो अब समझ में आई बात कि एचआईवी जो है
वो मैक्रोफेज, टी हेल्पर सेल और डेंड्रिटिक सेल को ही क्यों प्रभावित करता है? क्योंकि इनके पास में रिसेप्टर उपस्थित होते हैं। किसके लिए रिसेप्टर होते हैं? GP120 के लिए, जिसकी वजह से जो ये HIV होता है वो इन कोशिका के ऊपर जाकर के जुड़ जाता है। चलो, ये तो बात हो गई बच्चों के किस प्रकार से HIV वायरस जो है वो अपना काम करता है। अब बात करते हैं कि अगर HIV वायरस ने अपना काम कर दिया, इन्फेक्शन कर दिया, बहुत सारी कॉपीज जो है वो बना दी, तो लक्षण किस प्रकार के देखने को मिलेंगे? एक प्रभावित व्यक्ति के अंदर सिम्टम्स कौन कौन से देखने को मिलते हैं? सिम्टम्स, या अगर हम लोग बात करें कि लक्षण कौन कौन से देखने को मिलते हैं, तो ध्यान देना बच्चों, यहां पर सबसे पहला अगर हम लोग बात करें, इसके अंदर बुखार आ जाता है, फीवर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा? बुखार आ जाता है ना। दूसरे अगर हम लोग बात करें, लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख की कमी हो जाती है। लॉस ऑफ एपिटाइट, लॉस ऑफ एपिटाइट यानी कि भूख की कमी, भूख ना लगना, थकावट आ जाती है बच्चों। तीसरा अगर हम लोग देख लेते हैं, नोजिया, नोजिया यहां पर हो जाता है, यानी कि घबराहट हो जाती है, घबराहट देखने को मिलती है ना। और अगर हम लोग बात करें लिथर्जी, यानी कि थकावट देखने को मिलती है, थकावट देखने को मिलेगी यहां पर। और अगर हम लोग बात करें और क्या सिम्टम्स होते हैं बच्चों, तो फीवर हो गया, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, नोसिया हो गया, लेथर्जी हो गई, वॉमिटिंग देखने को मिलती है बच्चों, वॉमिटिंग यहां पर देखने को मिलेगी, यानी कि उल्टियां जो होती हैं वो देखने को मिलती हैं। तो ये सारे के सारे क्या है बच्चों? सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं। पर ध्यान देने वाली यहां पर यह बात है कि ऐसा नहीं है कि जैसे ही HIV वायरस ने जाकर के किसी को इन्फेक्ट किया, किसी ह्यूमन को इन्फेक्ट किया और ये सारे सिम्टम्स जो है वो दिखने लग गए। नहीं बच्चों, सिम्टम्स जो होते हैं वो दिखने में 6 महीने भी लग सकता है, साल भर बाद में भी दिखने को मिल सकता है, और 10 साल भी लग सकते हैं इन सिम्टम्स को दिखने के अंदर। तो यानी कि HIV वायरस हमारी बॉडी के अंदर घुस गया है, पर 10 साल तक का समय लग सकता है उनके सिम्टम्स को देखने में। तो यहाँ पे याद रखना बच्चों कि सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं? फीवर, लेथर्जी, वॉमिटिंग, नोसिया, एपेटाइट लॉस, ये सारे के सारे बच्चों जो हैं वो सिम्टम्स होते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कि ये एड्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है, किस प्रकार से ये एड्स बीमारी जो है वो फैलती है। तो हम बात करते हैं बच्चों ट्रांसमिशन ऑफ एड्स। एड्स किस प्रकार से फैलेगा? तो यहां पर ध्यान देना बच्चों, एड्स जो होता है, सबसे पहली बात तो ये कि ये एक STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है ना, जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है। कैसे फैलता है बच्चों? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है। दूसरी बात, जहां पर भी नीडल्स का प्रयोग किया जाता है, रेजर्स का प्रयोग किया जाता है, वहां पर आपको ध्यान देना होता है, क्योंकि अगर इन्फेक्टेड पर्सन की नीडल जो है वो आपके अंदर इंसर्ट कर दी गई, रेजर अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन का यूज किया हुआ, जिसके कट लग गया, उसका ब्लड रेजर पर लग गया और आपके यूज कर लिया गया, आपको कट लग गया, तो एड्स जो है वो आपके अंदर फैल सकता है। तो यहां पर हम लोग बात कर सकते हैं ब्लड कॉन्टैक्ट की वजह से। और ब्लड कॉन्टैक्ट कैसे हो सकता है? बाय द यूज ऑफ नीडल्स ऑफ इन्फेक्टेड, है ना। नीडल्स अगर हम लोग इन्फेक्टेड पर्सन की यूज कर रहे हैं या फिर रेजर यूज कर रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि नहीं बेटा, माता से चाइल्ड के अंदर भी, माता से बच्चे के अंदर भी फैल सकता है। कैसे फैल सकता है? ट्रांसप्लेसेंटल, यानी कि अपरा के द्वारा या प्लेसेंटा के द्वारा, है ना। वो पहला तरीका ये होता है, ट्रांसप्लेसेंटल तरीके से फैल सकता है। दूसरा बच्चों, ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय माता जब बच्चे को दूध पिलाती है, तो उसके द्वारा भी बच्चों ये HIV वायरस जो है वो फैल सकता है। तो हमने बोला STD होता है, ब्लड कॉन्टैक्ट से फैल सकता है, मदर से चाइल्ड के अंदर फैल सकता है। और ये एक मिथ है, ये गलतफहमी है कि हाथ मिलाने से फैलता है एड्स। नहीं बच्चों, हाथ मिलाने से नहीं फैलता है, किसिंग से भी नहीं फैलता है, खाना खाने से भी नहीं फैलता है साथ में। तो ध्यान रखना, सिर्फ यही तरीका है जिससे एड्स जो है वो फैलेगा, बाकी वाले तरीकों से एड्स जो है वो नहीं फैलता है। अब अगर हम लोग बात करें कि टेस्ट कौन से होते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन से होते हैं बच्चों, तो ध्यान देना यहाँ पर डायग्नोस्टिक टेस्ट किस प्रकार से हम लोग जांच कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन से होते हैं, या डायग्नोसिस की अगर हम लोग बात करें सिंपली, तो सबसे पहला आ जाता है बच्चों यहाँ पर एलिसा। सबसे पहला कौन सा आ जाता है? एलिसा। एलिसा के बाद में हम लोग PCR भी कर सकते हैं। और तीसरा जो होता है बेटा, वो आ जाता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग।
वो आ जाता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग, जो कि कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है ना, कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। अब हम लोग ऐसे ही तो नहीं कह सकते कि इतनी बड़ी बीमारी के बारे में कि भैया आपको एचआईवी है, एचआईवी वायरस जो है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर गया है, आपको एड्स है, तो बच्चों कन्फर्मेटरी टेस्ट जो है वो किया जाता है। एलिसा जो होता है वो हमें ध्यान रखना है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे इसका फुल फॉर्म है। ये एंटीजन और एंटीबॉडी इंटरैक्शन के ऊपर आधारित है, यानी कि प्रतिजन और प्रतिरक्षी, है ना, तो दोनों के ऊपर ही बेटा ये आधारित होता है। पीसीआर जो होता है, पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू हम लोग ज्यादा जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ज्यादा जल्दी हम लोग पहचान सकते हैं किसको बच्चों, तो एचआईवी का जो जीनोम होता है, चाहे वो एचआईवी का आरएनए हो, चाहे एचआईवी का जो डीएनए हो, वो हम लोग किसके द्वारा पहचान सकते हैं, पीसीआर के द्वारा पहचान सकते हैं, होस्ट के ब्लड का सैंपल लेकर के। तो ये तीनों ही बच्चों जो होते हैं वो डायग्नोसिस टेस्ट होते हैं एचआईवी के लिए या एड्स को पहचानने के लिए। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं ड्रग्स की कि कौन कौन से ड्रग्स जो होते हैं वो हम लोग ले सकते हैं अगर एड्स हो जाए तो बच्चों ध्यान रखना, सबसे पहली बात तो ये है कि एड्स बीमारी जो होती है वो ठीक नहीं की जा सकती है बच्चों, बिल्कुल भी ठीक नहीं की जा सकती है। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी कोई दवाई नहीं है। जो दवाइयों की मैं बात करने जा रही हूं उनके द्वारा लक्षणों को कम किया जा सकता है, सिम्टम्स को कम किया जा सकता है, पर इस बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता है बच्चों। तो ये इनक्योरेबल है, ये बीमारी कैसी है, इनक्योरेबल होती है। तो यहाँ पर एआरटी थेरेपी जो होती है वो की जाती है। एआरटी का मतलब होता है बेटा एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, इसका मतलब होता है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो होती है वो की जाती है। और इस थेरेपी के अंदर बच्चों दो ड्रग्स जो होती हैं, दो ड्रग्स हैं ये जो काम में ली जाती है, दो दवाइयां जो है वो काम में ली जाती है। पहली होती है एजिडोथाइमीन, ठीक है, और दूसरी होती है बेटा जीडोवुडीन। ये दोनों ही जो होती हैं वो इसके सिम्टम्स को कम करने के लिए, लक्षणों को कम करने के लिए काम में ली जाती हैं। तो ट्रीटमेंट या ड्रग्स ये क्या करते हैं बेटा, रिड्यूस करते हैं द सिम्टम्स, लक्षणों को कम करने का काम करते हैं। दूसरा, अगर आप लोगों को पता होगा कि वर्ल्ड एड्स डे जो होता है वो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है बच्चों, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, जल्दी से बता दीजिए मुझे कमेंट करके। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है बच्चों, तो हम ध्यान रखेंगे ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है, ताकि लोगों को पता चले कि कितनी ज्यादा भयानक बीमारी है। अगर सेक्सुअल कांटेक्ट कर रहे हैं तो एक प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ में करना चाहिए, ताकि बीमारी जो है वो फैले नहीं। इसके साथ ही साथ बच्चों एक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो जो एड्स का है वो पुणे के अंदर स्थित है, वो भी अलग अलग रिसर्च करता है। साथ ही साथ बहुत सारे एनजीओज जो हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इंडिया में रन हो रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैले इस बीमारी को लेकर के और लोग जो हैं वो सुरक्षित रहें। लोगों के अंदर ये एक अवेयरनेस होनी चाहिए, ये लोगों को पता होना चाहिए कि एड्स बीमारी जो है वो कितनी ज्यादा भयानक है, जिसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, जिसका कोई भी उपचार नहीं है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग सी वीडियोस के लिए बने रहे इस चैनल पर। आई होप सो कि आज की संजीवनी सीरीज के अंदर जो हमने एड्स के बारे में बात की वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।